नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के बायोलॉजी में जैव प्रक्रम को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये जैव प्रक्रम है क्या। बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं, चाहे जीव कोई भी हो, पौधे हो या जंतु, सब में हमेशा मरम्मत की प्रक्रिया, जिसे कि अनुरक्षण के नाम से भी हम लोग विज्ञान में जानते हैं, निरंतर चलती रहती है। चाहे हम क्रिया करें या क्रिया नहीं करें, जैसे जब हम सोए रहते हैं या आराम में रहते हैं, तब भी हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे अभी हाथ मेरा कट जाए तो कुछ दिन के बाद ये हीलिंग हो जाएगा। हमें चोट लगती है, बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती है, तो हमारा शरीर फिर से उसे रिकवर करता है और हमारा शरीर पूरी तरह फिर ठीक होता है। तो इन सब प्रक्रियाओं के लिए जीवों को क्या चाहिए? इन सब प्रक्रिया कार्यों को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऊर्जा। यानी शरीर के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया हो रही है, बड़े काम छोटे काम, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किस चीज़ से मिलती है? चाहे जीव कोई भी हो, इस ऊर्जा के लिए चाहिए भोजन। चाहिए या नहीं चाहिए? यानी चाहिए सबको। जैव प्रक्रम यानी अनुरक्षण करने की इसी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी शरीर में मरम्मत का कार्य, वृद्धि होने का कार्य। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वृद्धि करते हैं, छोटे पौधे हैं तो बड़े पौधे में परिवर्तित होते हैं। यानी मरम्मत के साथ साथ वृद्धि का भी काम, अन्य जितने भी कार्य होते हैं वो सारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया क्यों? क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया जब जीवों के अंतर्गत हो, सजीवों के अंतर्गत हो, तो इसे जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। कुछ जैव प्रक्रम ऐसे हैं जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा के लिए मुझे क्या चाहिए? भोजन। और ये भोजन हमारे शरीर में कोई भी जीव उसका इस्तेमाल कर सके, तो एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इस्तेमाल कोई भी जीव कर पाते हैं, पोषण। यानी ऊर्जा हमें तब मिलेगा जब भोजन के द्वारा हमारा शरीर उसे पोषित कर लेगा। पोषण करने के बाद क्या होता है? ये भोजन टूटेगा और हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। तो दूसरी जैव प्रक्रिया जो है वह है श्वसन। अब श्वसन, ये दोनों कार्य होने में शरीर में कुछ न कुछ तो वेस्ट मटेरियल भी तैयार हो रहा है, जिसे निकालने की शरीर से आवश्यकता होती है। अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में रह जाए तो किसी भी जीव के लिए वो नुकसानदायक है। उसे किसके अंतर्गत लाएंगे? उत्सर्जन, यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। साथ ही साथ पोषण के द्वारा, शोषण से जो ऊर्जा निकलती है या उत्सर्जित जिस पदार्थ को हमारा शरीर करता है, उसे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया तो जाता है। जहां से निकालना है उसे बाहर निकालना है, उस पदार्थ को वहां तक लाने के लिए एक और तंत्र काम करता है, परिवहन तंत्र। इसे परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पूरे शरीर में होता है, इसे परिवहन तंत्र भी कहते हैं और परिसंचरण तंत्र, दोनों के नाम से जानते हैं। ये हमारे जीव कोई भी हो, ये इतनी प्रक्रिया सारे जीवों में होती है, चाहे पौधे हों, जीव जंतु हों। इसे कभी कभी आप लोग पढ़ेंगे तो लोग इसे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहते हैं या लाइफ प्रोसेस 1 के अंतर्गत रखते हैं। कुछ और हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं, ये उसे लाइफ प्रोसेस 2 भी कहते हैं। वो जीवित रहने के लिए, प्रतिदिन के लिए आवश्यक नहीं है, पर वो सजीव ढंग से काम करे इसके लिए उसे ज़रूरत पड़ती है। जैसे जनन है,
और दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो ये दो प्रक्रियाएं हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, पर जीव संतति कायम रहे उसके लिए जनन की आवश्यकता होती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी जीव सही तरीके से कार्य करे। अब आते हैं हम लोग पोषण के अंतर्गत। पोषण, किसी भी जीव को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो हर जीव जो पोषण लेते हैं वो उनका पोषण लेने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ कार्बनिक पदार्थों को ठोस के रूप में लेते हैं, फिर उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं और तब सजीव उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़्यादातर जीव जंतु जो हैं। कुछ प्रकृति से छोटे पदार्थों को, यौगिकों को लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हरे पौधों की। तो हरे पौधे प्रकृति से क्या लेते हैं? हरे पौधे प्रकृति से लेते हैं जल, और दूसरा क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जल वो कहाँ से लेते हैं? जल ज़्यादातर पौधे अपनी जड़ों से लेते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी में रहती है, मिट्टी से अवशोषित करके वो जल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली कहाँ से लेते हैं? वातावरण से, यानी वातावरण में जो हवा मौजूद है उससे लेते हैं, और इन दोनों को लेकर के फिर वो बनाते हैं अपना भोजन। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। यानी हरे पौधे को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? स्वपोषी के अंतर्गत, यानी अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। तो ज़्यादातर जो हरे पौधे हैं वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी, जीवाणु भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसमें स्वपोषी में जल तो जड़ों से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा कि वातावरण से पौधों ने लिया। अब आते हैं कि क्या सिर्फ स्वपोषी है तो बाकी जीव जंतु कैसे अपना भोजन? एक प्रश्न सबके मन में उठ रहा होगा कि बाकी जीव जंतु अपना पोषण फिर कैसे करते हैं। यानी बाकी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं हरे पौधों पे निर्भर रहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके हरे पौधों पे निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसे जितने सारे जंतु हैं, हम लोग मनुष्य भी उसमें हैं और कुछ कवक भी हैं, वो दूसरों पे पौधे निर्भर रहते हैं और उनसे विषमपोषी कहते हैं। ये ज़्यादातर भोज्य पदार्थों के रूप में अलग अलग मटेरियल को लेते हैं। क्योंकि ये भोज्य पदार्थ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है तो ये उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ करके और फिर अपने शरीर के इस्तेमाल के लायक उनका शरीर बनाता है। तो ये जब पोषण के आगे पढ़ेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है तो उसके अंतर्गत जानेंगे। चलिए अब जानते हैं स्वपोषी में हम लोग फिर से लौटते हैं और जानते हैं कि जल तो वो जड़ों से ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण से कैसे लेते हैं स्वपोषी। तो ये हरे पौधे हैं। हरे पौधे के 3 पार्ट होते हैं, जड़, तना, पत्ती। आप लोगों ने देखा होगा कि पत्तियां ज़्यादातर कैसी होती हैं? हरे रंग की। और कुछ कुछ पौधों के आप तने भी देखते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ये पत्तियों में ऐसा क्या मौजूद है जिससे ये CO2 लेते हैं? तो आपको पता होगा कि इन पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें खुली आँखों से तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा। इसी छोटे छिद्रों से
गैसों का आदान प्रदान होता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ साथ इस रंध्र में जानते हैं बच्चे और क्या रहता है, और जिसके कारण ये पूरी पत्तियां हरी भी दिखती हैं। पूरी पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं हरित लवक, क्लोरोफिल। तो इस हरित लवक, और ये रंध्र में भी मौजूद रहता है। इस रंध्र के कारण पौधे गैसों को अवशोषित करते हैं, इसके साथ जल के साथ प्रतिक्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं और पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसी रंध्र को पहचानने के लिए हम लोग कुछ गतिविधि करते हैं, और उस गतिविधि से, जिसको कि हम खुली आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, कैसे इस स्टोमेटा के द्वारा पत्तियाँ अपना भोजन तैयार करती हैं, एक गतिविधि से इसे समझते हैं। बच्चों, अभी जैव प्रक्रम में हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में जाने थे। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है और इसके लिए पौधों को 2 यौगिकों की आवश्यकता होती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसा कि मैंने बताया था कि पौधे जल जड़ों के द्वारा लेते हैं, भूमि से ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे हवा से अवशोषित करते हैं। तो हवा से अवशोषित करने में ये पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी सहायता से ये अवशोषित करते हैं, जिसे कि रंध्र कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ पत्तियों को रखा है पेट्री डिश में। जैसे ये है आपको रियो की पत्ती, इसे कहते हैं ब्रायोफाइलम, इसकी पत्ती को। और आप लोग इसे, मैंने ये स्नेक प्लांट का छोटा सा पत्ता लिया है, पूरे पौधे को मैंने बर्बाद नहीं किया, पूरी पत्ती मैं नहीं लाई हूँ, छोटा सा पार्ट उसका कट करके लाई हूँ। तो आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि मैडम चूंडने में और रंध्र को देखने में ऐसे ही पत्तियों को यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? आप लोग इन तीनों पत्तियों में कॉमन क्या पाया है? आप लोग देख रहे हैं कि ये पत्तियाँ बाकी पत्तियों की तुलना में थोड़ी मोटी हैं। मोटा रहने से होता क्या है कि इसके पतले छिलके को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने ये मोटी पत्तियों को यहाँ लाया है। और इसको जब भी पत्तियों को लाएं तो इसे पानी में ज़रूर रखें ताकि इनकी कोशिकाएं जीवित रहें, और जब तक आप प्रैक्टिकल गतिविधि करें तो आसानी से देख सकें। अब इसे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पत्तियों को पहले बीच से तोड़ेंगे और इसके पीछे की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर पीछे में देखिए एक थोड़ी पतली सी झिल्ली आई है। इसी पतली सी झिल्ली को मैं यहाँ अलग करूँगी इससे, और यहाँ वॉच ग्लास में रखे हुए वॉच ग्लास में इसकी झिल्ली को मैं, बच्चों आप देखेंगे कि एक बहुत पतली सी झिल्ली निकली है। अगर फॉरसेप की सहायता से या आप अपने नाखून की सहायता से, जैसे आपको सुविधा हो, आसानी से इसे निकाल सकते हैं। इसमें से जो झिल्ली आपकी अच्छी होगी उसे उपयोग के लिए लेंगे, क्योंकि सारी झिल्लियों से फिर स्टोमेटा आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप झिल्ली निकालने में जो अच्छी झिल्ली पतली वाली आएगी, बार बार कई झिल्लियाँ निकालें, उसे वॉच ग्लास में डालते जाएं, और जो सबसे पतली और अच्छी झिल्ली होगी उसका छोटा सा टुकड़ा हम लोग फिर माइक्रोस्कोप में लगाएंगे। यहाँ मैंने कई झिल्लियों को मैं निकाल चुकी हूँ बारी बारी से। अब इस कौन सी झिल्ली मेरी अच्छी है, मैंने पहले की भी गतिविधि में मैंने बताया था आपको, आज मैं फिर बता रही हूँ कि जब इसके नीचे, इसे क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर, इसके नीचे जब वाइट रखते हैं तो आपको कौन सी झिल्ली पतली है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यहाँ जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी एक झिल्ली बहुत अच्छे तरीके से निकली है,
इसमें कुछ पार्ट्स लीफ के एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, उसे मैं रिमूव करूँगी और इसे फिर मैं दूसरे वॉच ग्लास में, मेरे पास एक और वॉच ग्लास है, इसमें मैं इस झिल्ली को, जो झिल्ली मेरी अच्छी निकली है, उसे मैं ट्रांसफ़र करूँगी। और इसमें ये है सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन के बारे में मैं पहले भी जानकारी आप लोगों को दे चुकी हूँ। एक कलरिंग एजेंट है जिसका हम लोग टिश्यू को या सेल को कलर करने में इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी देर हम सैफ्रोनिन में डाल करके वॉच ग्लास पर इसे छोड़ेंगे और फिर इसे एक स्लाइड पे हम लोग इसको रखेंगे। सैफ्रोनिन अगर ज़्यादा हो गया है तो इसे हम लोग थोड़ा पानी से वॉश भी कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा सैफ्रोनिन जो है वो निकल जाए और हमें अच्छा स्लाइड दिखे। अब इसे हम लोग इसको स्लाइड पर आहिस्ता से ऐसा रखेंगे ताकि ये मुड़े ना, मुड़ जाएगा तो फिर हमें इसमें आपको दिखेगा नहीं। और इसमें थोड़ा सा इससे हम लोग पानी इस पे डालेंगे। पानी डालने का अभिप्राय ये होता है, एक तो ये इसे सूखने से बचाएगा, दूसरा कवर स्लिप आसानी से इस पे हम रख सकते हैं। ये है कवर स्लिप, छोटा सा, मैंने उस दिन एक दिन पहले भी चर्चा की हूँ। इस कवर स्लिप को आसानी से धीरे धीरे निडल की सहायता से हम इसके ऊपर रखेंगे। और ध्यान रखना बच्चों इसको कि ताकि इसमें एयर बबल ना आए। धीरे धीरे अगर हम रखेंगे तो एयर बबल नहीं आएगा, और अगर एयर बबल आ गया है तो धीरे धीरे टैप करते हुए उस एयर बबल को हम लोग दूर करने का भी प्रयास करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में ये दिखता कैसा है। इसे हम लोग माइक्रोस्कोप में लगाएंगे और एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसे हम लोग, इसे आई ऊपर वाले को बताया है मैंने पहले भी कि आईपीस कहते हैं, इससे सेट करेंगे और माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे कि वो जो छिद्र नहीं दिखता है जिससे पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो कैसा दिखता है। अब अगले स्लाइड में आप लोगों को दिखेगा कि ये माइक्रोस्कोप में दिख कैसा रहा है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं एक लो सेटअप में है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा दिख रहे हैं, और एक हाई में दो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइक्रोस्कोप में दो रहते हैं, एक लो में और एक हाई में रहता है। तो हाई में जब मैंने लगाया है तो इसमें स्टोमेटा की संख्या कम दिख रही है, पर आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये स्टोमेटा में दो गार्ड सेल, यानी दो स्टोमेटा के बीच में जो सेम के बीज जैसी संरचना है जिसे कि गार्ड सेल कहते हैं, दोनों गार्ड सेल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में इस गार्ड सेल के बारे में और मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ और उसके फंक्शन को भी बताऊंगी। अब यहाँ देखिए कि गार्ड सेल आप देख रहे हैं, क्या आपको ऐसी तस्वीर वहाँ दिख रही थी? जैसा कि आप लोग पीछे देख चुके हैं, ऐसे ही ओपन गार्ड सेल, आपको दो गार्ड सेल दिख रहे थे। ये बीच में जो ओपन स्पेस है, ऐसे स्टोमेटा को ओपन स्टोमेटा कहते हैं, यानी ओपन रहने का मतलब कि इससे गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। ये सेम जैसी संरचना को गार्ड सेल कहते हैं। बीच में जो वाइट पार्ट ज़्यादा दिख रहा है उसे वैक्यूल कहते हैं, यानी खाली जगह को वो भरे रहता है। और छोटी छोटी बीच में जो संरचनाएं हैं वो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण कि पत्तियां ग्रीन दिखती हैं। एक दूसरी तस्वीर भी आपको बगल में दिख रही है, जब ये दोनों गार्ड सेल एक दूसरे से सटे हुए हैं, ऐसे स्टोमेटा को क्लोज्ड स्टोमेटा कहते हैं। और जब इस स्थिति में गार्ड सेल रहते हैं तो इसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये गार्ड सेल ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कब होते हैं। तो बच्चों,
आपको जानना चाहिए कि ये स्टोमेटा पौधों में गैसों का आदान प्रदान तो करता ही है, साथ साथ पौधों के अंदर जल को भी नियंत्रित करता है। जब इस गार्ड सेल में जल भरे रहते हैं तब ये ओपन रहता है, और जब पौधों में जल की कमी होती है उस केस में इसमें इस गार्ड सेल में जल नहीं रहते हैं तब ये क्लोज हो जाते हैं। उस केस में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ओपन स्टोमेटा रहेगा तो गैसों का आदान प्रदान होगा। इसके साथ साथ इस स्टोमेटा से, ओपन स्टोमेटा से एक और प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी जल जब वाष्प के फॉर्म में स्टोमेटा के द्वारा निकले तो इस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपीरेशन भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। आप समझ गए होंगे कि स्टोमेटा 2-3 कार्य करते हैं: गैसों का आदान प्रदान, ट्रांसपीरेशन, और पौधों के शरीर में जल का नियंत्रण भी रखता है, यानी जल को मेंटेन करने का भी काम करता है। अब बच्चों, कुछ कार्य आप लोगों के लिए मैं यहाँ एक सारणी के रूप में दे रही हूँ। स्क्रीन पर एक सारणी आएगी। मैंने यहाँ 2-3 पत्ते लिए भी थे, आपको दिखाया भी था गतिविधि करने के पहले। मैं पत्ती के निचले हिस्से से झिल्ली से स्टोमेटा को देखा था। आप लोगों को मैंने 3 पत्तियों के नाम दिए हैं: ब्रायोफाइलम, रियो, स्नेक प्लांट। आप लोग और कुछ अन्य पत्तियां जिसकी पत्तियां मोटी हों या पतली पत्तियों को भी ले सकते हैं। और पत्ती के ऊपरी झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी में देखें और जितने एरिया को देख रहे हैं उसमें रंध्रों की संख्या की गिनती करके लिखें, और पत्ती के निचले सतह की झिल्ली को भी लगाएं और उसमें रंध्रों की संख्या देखें। और ऐसी कई पत्तियों का चार्ट तैयार करें और अवलोकन के बाद आप ये बताएं किस ऊपरी सतह में या निचले सतह में किस में रंध्रों की संख्या ज़्यादा है, और अगर जिसमें ज़्यादा है तो ऐसा क्यों है। इसीलिए अवलोकन के लिए मैंने कुछ आधारित सवाल भी दिए हैं कि अवलोकन के बाद आपने क्या पाया उसे लिखें। क्या दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या समान थी? अगर नहीं तो उसका कारण बताएं कि क्यों समान नहीं थी। किन पौधों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ये आपके लिए खोज करके देने वाला सवाल है। बच्चों, जब आप ये गतिविधि करेंगे तो कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको माइक्रोस्कोप में अच्छे स्लाइड मिल पाएंगे और आप देख पाएंगे। झिल्ली को स्लाइड पर इस प्रकार रखें कि ये मुड़े नहीं। सबसे पहले झिल्ली हर हाल में मुड़ना नहीं चाहिए, तो वॉच ग्लास में रखने में इस बात का ध्यान दें। ब्रश अगर मुड़ गया है तो ब्रश से उसे सीधा करें। साफ शीशे का स्लाइड और साफ कवर स्लिप का उपयोग करें। अगर कवर स्लिप और स्लाइड गंदा होगा तब भी आपको अच्छा स्लाइड नहीं दिखेगा। झिल्ली को स्लाइड के बीच में रखें तो आपको माइक्रोस्कोप में सेट करने में सुविधा होगी। कवर स्लिप को पहले भी मैंने बताया है कि इस प्रकार रखें निडल की सहायता से, ताकि उसमें एयर बबल ना रहे, और अगर रहें तो धीरे धीरे टैप करके उसे निकालें भी। आप ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे तो आपको स्लाइड बेहतर मिलेंगे और आगे की अन्य गतिविधियों को करने में भी फ़ायदा होगा। तो बच्चों, आप समझ गए कि गतिविधियों को करने में किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ऐसे आप गतिविधि और ज़्यादा करें और अवलोकन को बढ़ाएं। धन्यवाद।